वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं फॉर गेट एक्सेल 2024। और आज के जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे वो बॉटनी वाले सेक्शन से हैं। तो चलिए देखते हैं अपना आज का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 हमें दिया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इकोसिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। यहाँ पर ये क्वेश्चन आया है एक तरीके से जो पिरामिड्स हम बनाते हैं अलग अलग इकोसिस्टम के लिए वहां से आया है और पूछा है कि इन चारों में से कौन से इकोसिस्टम का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड रहेगा नंबर के रिगार्ड में। ठीक है, तो यहाँ हमें बात करनी है अबाउट द नंबर और इकोसिस्टम कौन सा है हमारा, इन चारों में से कोई भी हो सकता है, बस नंबर का जो पिरामिड है वो इन्वर्टेड होना चाहिए। देखिए इन्वर्टेड का मतलब होता है कि यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनका नंबर कम होता है। मतलब इन्वर्टेड पिरामिड अगर हम बनाएं और नंबर के बिहाफ पर अगर बात करें तो इसका मतलब है कि जो प्रोड्यूसर होते हैं उनका नंबर कम होगा, उसके बाद जो हर्बीवोर्स है उनका ज़्यादा होगा, जो कार्निवोर्स है उनका ज़्यादा होगा और टॉप कार्निवोर्स का सबसे ज़्यादा होगा। इस तरीके से बनता है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ नंबर। तो यहाँ पर देखिएगा जो ग्रासलैंड होता है, ग्रासलैंड में आप देखेंगे कि जो ग्रास होती है वो ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू ग्रास होपर या फिर जो भी हर्बीवोर्स या फिर कुछ ऐसे इंसेक्ट जो कि ग्रास को खाते हैं। तो यहाँ पर ग्रास ज़्यादा होती है, हर्बीवोर्स कम होते हैं। उसके बाद फिर फ्रॉग है जो उनको खाता है, मतलब हर्बीवोर्स को खाता है, उनका नंबर और भी कम होता है। और जो फ्रॉग को खाता है यानी स्नेक की अगर बात करें तो उनका नंबर और भी कम होता है। इस तरीके से अगर ग्रासलैंड की बात करते हैं तो ग्रासलैंड का जो नंबर का पिरामिड है वो यहाँ पर अपराइट होगा, ना कि इन्वर्टेड। ऐसे अगर पॉन्ड की बात करते हैं तो पॉन्ड में होते हैं फाइटोप्लैंक्टन जिनका नंबर ज़्यादा होता है, उसके बाद है हमारे जू प्लैंक्टन है, उसके बाद स्मॉल फिश होती हैं, फिर लार्ज फिश होती हैं। तो वहाँ पर भी जो हमें मिलेगा पिरामिड वो अपराइट ही होता है। लेकिन अगर बात करें एक पैरासिटिक फॉरेस्ट की, मतलब एक ऐसा फॉरेस्ट जहाँ पर पैरासाइट्स प्रेजेंट है, फॉरेस्ट का मतलब है कि एक बड़ा सा ट्री है, उस ट्री पर क्या होता है, जैसे कि हम यहाँ बात कर सकते हैं, मानिए हमने कोई एक ट्री लिया है और कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जो कि इस ट्री के ऊपर फीड कर रही है, इसका फ्रूट खा रही है या इसका ग्रेन खा रही है या इसकी लीव्स को खा रही है, व्हाटएवर, लेकिन वो यहाँ पर है। तो देखिएगा आप, ट्री तो ये एक है लेकिन यहाँ बर्ड कितने भी हो सकती हैं, 50, 100, 150, 200। तो यहाँ हम अगर हम बनाएंगे अपना पिरामिड तो किस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा कि जो प्रोड्यूसर है वो तो केवल एक है, लेकिन उसके ऊपर जो हर्बीवोर्स हैं जो उसके ऊपर सर्वाइव कर रही हैं, बर्ड हैं, वो कितनी है, ज़्यादा नंबर में है। मान लेते हैं ये 50 हैं, उसके उनको भी जो खाने वाले होते हैं जैसे कि ईगल वगैरह है वो उससे भी ज़्यादा नंबर में होते हैं। तो अगर हम पैरासिटिक फॉरेस्ट का पिरामिड देखते हैं नंबर के लिए तो वो हमें इन्वर्टेड मिलता है। यहाँ अगर बात करें डेजर्ट की तो देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आज को आप खुद सर्च करेंगे कि डेजर्ट का कैसा होता है, यानी कि अपराइट है, इन्वर्टेड तो नहीं होगा, अपराइट हो सकता है, स्पिंडल शेप्ड हो सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के लिए हमारा आंसर है द डी ऑप्शन। जो पैरासिटिक फॉरेस्ट होता है उसमें नंबर के लिए जो पिरामिड आता है वो इन्वर्टेड होता है। मैंने आपको समझा भी दिया है किस तरीके से ऐसा होगा। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो आज का है हमारा। अर्बस्कुल्स आर हाईली ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स फॉर्म्ड बाय। जो अर्बस्कुल्स होते हैं वो एक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर्स है, वो कौन बनाता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो अर्बस्कुल्स होते हैं आर ट्री शेप्ड स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि फंगल हाइफे बनाते हैं। वो दिखती तो कैसी हैं, प्लांट जैसी, हाईली ब्रांच्ड होती हैं, लेकिन इनको बनाता कौन है, फंगस बनाती हैं। फंगस के जो हाइफे निकले होते हैं, जहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर ये फंगस है और ये फंगस के हाइफे निकले होते हैं इस तरीके से। तो फंगल हाइफे आफ्टर पेनिट्रेटिंग द सेल वॉल ऑफ द होस्ट प्लांट रूट सेल। कोई भी मानो प्लांट है उसकी रूट के सेल के अंदर जैसे ही ये फंगस एंटर करती है तो फिर वहां से हाइफे फॉर्म होते हैं और वो हाइफे काफी ब्रांच्ड होते हैं, इसीलिए उनको अर्बस्कुल्स बोलते हैं। अर्बस्कुलर माइकोरहिजा आर अ टाइप ऑफ एंडोमाइकोरहिजा। आपको पता है माइकोरहिजा क्या होता है? देखिए माइकोरहिजा होता है कि कोई भी प्लांट, जो हायर प्लांट होते हैं उनकी रूट पर, हायर जो प्लांट है उनकी रूट पर यहाँ जो फंगस होती है वो एसोसिएट हो जाती हैं और यहाँ एक नेटवर्क बना लेती हैं ये फंगस के जो हाइफे होते हैं इस तरीके से।
पहले फंगस जो रूट का सेल है वहां एंटर करती है, एंटर करने के बाद यहाँ से न्यूट्रिशन वगैरह लेती है और फिर ऐसे हाइफे बना लेती है। इनसे फायदा क्या है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं माइकोरहिजा। इसका फायदा क्या होता है, ये जो फंगस है ये प्लांट को रेजिस्टेंस देती है, टॉलरेंस देती है पानी की, मतलब अगर पानी की कमी हो जाती है तो सरवाइव कर पाता है प्लांट, क्योंकि ये जो फंगस है ये दूर दूर तक फैलकर पानी लेके आती है प्लांट के लिए अगर आसपास पानी की कमी हो गई है। दूसरा ये क्या करती है, फोस्फोरस को फिक्स करके प्लांट को देती है। साथ में प्लांट क्या करता है, इनको शेल्टर देता है और फूड देता है। तो ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है जिसको हम माइकोरहिजा बोलते हैं। लेकिन ये जो अर्बस्कुलर स्ट्रक्चर्स बनती है ये एंडोमाइकोरहिजा से बनती है। एंडो का मतलब होता है कि जो फंगस ये बना रही है वो रूट या फिर प्लांट के सेल के अंदर होती है। ठीक है, तो यहां पर देखिएगा, माइकोरहिजा अलाउ प्लांट to obtain additional moistures and nutrient, particularly phosphorus, one of the major nutrient required by the plants. When mycorrhiza are present, plants are less susceptible to water stress. अगर उसके आसपास माइकोरहिजा है, फंगस अगर प्रेजेंट है, तो ऐसा बहुत ही कम होगा कि प्लांट को पानी की कमी हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है कि जो अर्बस्कल्स बनती है वो हाईली ब्रांच स्ट्रक्चर है, उनको कौन बनाता है, उनको बनाती है जो एंडोमाइकोरहिजा होती है, मतलब ऐसी फंगस जो पहले प्लांट की जो रूट है उसके जो सेल है वहां पेनिट्रेट करती है, उसके बाद जाकर के वो बाहर हाइफे निकालती है। तो यहाँ हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा द सेकेंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following combinations of polysaccharides is present in plant cell wall? हम जानते हैं कि प्लांट के जो सेल होते हैं उसके बाहर एक वॉल प्रेजेंट होती है जिसको हम प्लांट सेल वॉल बोलते हैं। ऐसे बैक्टीरिया में भी होती है, ऐसे फंगस में भी होती है, लेकिन एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती। जो फंगस की सेल वॉल है वो काइटिन से बनी होती है, जो बैक्टीरिया की होती है वो पॉलीसेक्राइड से बनी होती है। जो प्लांट की सेल वॉल है वो किससे बनी है, ये क्वेश्चन में हमसे पूछा है। तो देखिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन, ये तीन कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर के प्लांट की सेल वॉल बनती है। आप इस चीज को याद रखेंगे, क्या क्या होता है, हेमीसेलुलोज होता है, पेक्टिन होता है और सेलुलोज होता है, जिनसे मिलकर के जो प्लांट की सेल वॉल है वो बनती है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा हो जाएगा थर्ड आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। Which one of the following statement is incorrect? इन चारों में से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है, ये आपको बताना है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एरोबिक प्रोसेस, सबसे पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया है, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करना एक एरोबिक नहीं बल्कि एनारोबिक स्ट्रक्चर्स, मतलब एनारोबिक प्रोसेस होती है जहां ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ होता क्या है कि प्लांट जो है, प्लांट की रूट में ऐसे नोड्यूल्स बन जाते हैं। इन नोड्यूल्स में क्या होते हैं, इन नोड्यूल्स में ऐसे बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो कि नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अगेन यहाँ पर भी एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, इसमें प्लांट इन बैक्टीरियाज को शेल्टर देता है और फूड देता है, बदले में ये बैक्टीरिया इस प्लांट के लिए नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। तो ये नोड्यूल्स क्यों बनते हैं, ये नोड्यूल्स ऐसी स्ट्रक्चर्स हैं जहां पर ऑक्सीजन नहीं आ सकती, प्लांट ये खुद से बनाता है और जो बैक्टीरिया है मिलकर के इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन करते हैं। और ये ऐसे स्ट्रक्चर है जहां ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए हमें एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है, हमें नहीं मतलब बैक्टीरिया को। तो यहाँ पर इसीलिए हम कहेंगे कि जो नाइट्रोजन को फिक्स करने का प्रोसेस है वो एनारोबिक होता है, ना कि एरोबिक। और अगर कुछ ऐसे बैक्टीरिया है जो कि फ्री लिविंग होते हैं, मतलब प्लांट के साथ में एसोसिएट नहीं करते, वो फ्री लिविंग ही नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं, तो उनके अंदर भी एक स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती है जिनको बोलते हैं हेट्रोसिस्ट। बाकी सेल तो अलग होते हैं लेकिन ये हेट्रोसिस्ट अलग होते हैं। अलग इसलिए है क्योंकि इन सेल में ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकता, बाकी जो सेल है उनमें एंटर कर जाएगा, लेकिन हेट्रोसिस्ट बना ही स्पेशल इसलिए है कि नाइट्रोजन को फिक्स करना है यहाँ पर, तो यहाँ ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती है। यहाँ भी आप देख सकते हैं ये हेट्रोसिस्ट सेल है जहां पर नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, N2 को लेकर के कन्वर्ट कर दिया जाता है NH3 में, अमोनिया में। ये इसका एक स्टेबल प्रोडक्ट होता है जिसमें नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसके साइड वाला जो सेल है वहां ऑक्सीजन आती है, उसका काम होता है, ऑक्सीजन आती भी है और चली जाती है बाहर, लेकिन इस सेल में ऑक्सीजन एंटर नहीं कर सकती क्योंकि इसकी जो वॉल होती है वो भी थिक होती है। ठीक है, ऐसा सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि
नाइट्रोजन को फिक्स करने के लिए एनारोबिक कंडीशन चाहिए होती है। तो हमारा पहला ही स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकंड में लिखा है जो डाई नाइट्रोजनेज होता है ये रिडक्शन करता है नाइट्रोजन का अमोनिया में। बिल्कुल सही बात है, अगर आपने टॉपिक पढ़ा है तो आपको पता होगा कि ये जो एंजाइम होता है ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देता है अमोनिया में। जो रूट नोड्यूल्स होते हैं फाउंड इन ग्लाइसिन मैक्स, ये एक प्लांट है जो कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है बैक्टीरिया के साथ में, और वहां पर रूट के नोड्यूल्स बनते हैं जो अभी हमने यहाँ पर देखे थे। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा सही है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज एन एनारोबिक प्रोसेस, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा सही आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। द प्लांट सेल्स आर कंसिडर्ड टोटीपोटेंट। टोटीपोटेंट क्या होते हैं? ऐसे सेल जो कि ग्रो करते रहते हैं, डिवाइड करते रहते हैं और डिफरेंट टाइप के सेल बना देते हैं, उनको टोटीपोटेंट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा सेल है जो पूरा प्लांट बना सकता है। इस सेल के पास जो एबिलिटी है डिवाइड करने की और पूरा प्लांट बनाने की, उसको बोलते हैं टोटीपोटेंट। The phenomena of a mature cell retrieving to the meristematic state and forming the undifferentiated cell callus tissue is called। क्वेश्चन में दिया है कि क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर कोई सेल है जो मेच्योर हो गया है वो फिर से मेरिस्टेमेटिक हो जाता है और अनडिफरेंशिएटेड कैलस बनाता है, इस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे? ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर क्या होता है। जैसे मानो कोई भी प्लांट का ये एक सेल है, अभी ये लगातार जो है डिवाइड कर रहा है, क्योंकि जैसे प्लांट बनता है तो वहां बहुत सारे सेल की रिक्वायरमेंट है, तभी उसकी ग्रोथ होगी, डेवलपमेंट होगा। तो यहाँ पर कुछ सेल जो है लगातार डिवाइड कर रहे होते हैं, बस इनका काम होता है डिवाइड करना, और कोई काम नहीं है, बस डिवाइड करना इनका काम होता है। लेकिन प्लांट में और भी फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस है, जैसे कि वाटर को एब्जॉर्ब करना है, जैसे कि फूड को ट्रांसपोर्ट करना है। तो अगर सारे सेल ऐसे डिवाइड करते रहेंगे तो फिर वो काम कौन करेगा? इसीलिए ये किया जाता है कि कुछ सेल को तो ऐसे डिवाइड करने दिया जाता है और कुछ सेल को परमानेंट कर दिया जाता है। तो ये सेल जो डिवाइड कर रहे हैं उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, उनको बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल, जो लगातार केवल डिवाइड करते रहते हैं। इनमें से कुछ डिवाइड करते रहेंगे और कुछ को हम परमानेंट कर देते हैं। परमानेंट करने का मतलब है कि हमने उनका फंक्शन अब परमानेंट कर दिया है कि देखो तुम्हारा काम है प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस करना, तुम्हें कुछ और नहीं करना है, तुम्हें डिवाइड नहीं करना है, तुम्हें कुछ नहीं, बस फोटोसिंथेसिस करना है। तो अब ये जो दो सेल हैं अब ये डिवाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो हमने इनको क्या कर दिया है? परमानेंट कर दिया है। अब ये सेल क्या हो गया है? परमानेंट हो गया है। इस प्रोसेस को बोलते हैं हम डिफरेंशिएशन करना। डिफरेंशिएशन करना मतलब कि एक सेल को उसका फंक्शन बता देना, मतलब मेरिस्टेमेटिक से उसको परमानेंट में कन्वर्ट करना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब यदि ये परमानेंट सेल हो गया है, अपना काम किए जा रहा है, लेकिन प्लांट को लगा कि कुछ और सेल की रिक्वायरमेंट है, अब ये तो डिवाइड नहीं कर सकता लेकिन रिक्वायरमेंट तो है सेल की, तो अब प्लांट क्या करता है? इस सेल को फिर से मेरिस्टेमेटिक में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन। डी डिफरेंशिएशन, जो डिफरेंशिएशन में हुआ है उसका जस्ट अपोजिट। डिफरेंशिएशन में क्या हुआ है? मेरिस्टेमेटिक कन्वर्ट हुआ है परमानेंट में, तो डी डिफरेंशिएशन में क्या होगा? परमानेंट कन्वर्ट होगा फिर से मेरिस्टेमेटिक में। तो अब ये सेल जो है फिर से हो गया है मेरिस्टेमेटिक, मतलब ये फिर से डिवाइड करेगा। अब ये डिवाइड कर करके यहां बहुत सारे सेल बना देता है, इन सेल को हम बोलते हैं कैलस। और ये है क्या? ये अनडिफरेंशिएटेड है। ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड है, क्योंकि इनका फंक्शन अभी फिक्स नहीं हुआ है, ये अनडिफरेंशिएटेड है। अब देखो ये सेल जो है जो परमानेंट था, जिसको हमने फिर से क्या किया था? मेरिस्टेमेटिक बनाया था, अब इसने कैलस बना दिया है, इसका काम हुआ खत्म। अब हम क्या करते हैं? उसको अगर यदि फिर से हम डिफरेंशिएट कर दे, फिर से परमानेंट कर दे, तो उसको बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। रीडिफरेंशिएशन बोलते हैं। इसका मतलब क्या है कि मेरिस्टेमेटिक है, फिर से हमने इसको परमानेंट कर दिया है, ठीक है। तो पहले डिफरेंशिएशन,
फिर डी डिफरेंशिएशन, अगेन री डिफरेंशिएशन। क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा है कि हमारे पास एक मैच्योर सेल था जिसने फिर से मेरिस्टेमेटिक स्टेट में आ गया है और एक कैलस की फॉर्मेशन कर दी है। उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डी डिफरेंशिएशन कहेंगे। कि क्या हुआ है, ये देखो परमानेंट था यानी मैच्योर था, वो फिर से क्या हो गया, मेरिस्टेमेटिक हो गया और उसने क्या किया, फिर कैलस की फॉर्मेशन की। तो ये प्रोसेस क्या है, डी डिफरेंशिएशन है। ठीक है, आई थिंक आपको ये बात समझ आई है। तो हमारा इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इट ओरिजिनेट्स। मतलब आपको बताना है चारों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है अबाउट द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, मतलब एंडोस्पर्म कैसे बनता है। अच्छा, एंडोस्पर्म होता कहाँ है, जो एंजियोस्पर्म होते हैं प्लांट, उनके अंदर कुछ इस तरीके से होता है कि ये है जाइगोट, जो कैसे बना है, जो मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन से मिलकर बना है। और यहाँ होता है एंडोस्पर्म। ये एंडोस्पर्म कैसे बनता है, यहाँ पर एक होता है मेल गैमीट, यानी कि जब पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है तो उसमें 2 मेल गैमीट आते हैं। एक मेल गैमीट फ्यूज करता है फीमेल गैमीट के साथ में, जिससे जाइगोट बन जाता है, यानी कि ये होता है 2n। और एंडोस्पर्म बनता है एक मेल गैमीट से, जो दूसरा रह गया था वो मेल गैमीट, और साथ में यहाँ पर 2 होती हैं पोलर न्यूक्लियाई, 2 होती हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये n और n होती हैं, और ये भी n होता है, तो ये बनता है 3n। ये बनता है एंडोस्पर्म इज 3n। करता क्या है, जब ये जाइगोट एम्ब्रियो की फॉर्मेशन करेगा, जर्मिनेट करेगा सीड, उस दौरान ये एंडोस्पर्म उसको फूड देता है ताकि ये ग्रो कर सके और एक नया प्लांट बना सके। ठीक है, तो देखिएगा एक डायग्राम और देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये पोलन ट्यूब आई है, इस पोलन ट्यूब में कहाँ से बनी है, पोलन ग्रेन से। ये कहाँ से आया है, मेल पार्ट से आया है पोलन ग्रेन। यहाँ पर पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन हुई है। इस पोलन ट्यूब के अंदर देखो यहाँ 2 मेल गैमीट है, ये अंदर एंटर करता है, एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, जिसको हम फीमेल गैमीट बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल के साथ में, और दूसरा जो मेल गैमीट है ये फ्यूज करता है ये 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। तो इन तीनों के फ्यूजन से बनता है एंडोस्पर्म, जो कि 3n हो जाएगा, और इन दोनों के फ्यूजन से बनता है जाइगोट, जो कि 2n हो जाएगा। ठीक है, तो यहां हमसे पूछा है स्पेशली एंडोस्पर्म के बारे में। तो देखिए रीड करते हैं अपना फर्स्ट स्टेटमेंट। फ्रॉम, अच्छा एंडोस्पर्म कैसे बनता है, फ्रॉम द फ्यूजन प्रोडक्ट ऑफ 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई। 3 हैप्लॉइड न्यूक्लियाई फ्यूज करती हैं, कौन कौन सी, 1 फ्रॉम मेल गैमेटोफाइट एंड 2 फ्रॉम द फीमेल गैमेटोफाइट। बिल्कुल सही बात है। यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है जिसको बोलते हैं एम्ब्रियो सैक, ये होता है फीमेल गैमेटोफाइट, जिसमें होती हैं पोलर न्यूक्लियाई, और ये जो पोलन ग्रेन है, इससे जो पोलन ट्यूब बनी है, ये सारा क्या है, मेल गैमेटोफाइट है। तो एक मेल गैमेटोफाइट से आता है मेल गैमीट, और फीमेल गैमेटोफाइट से आते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई। जब वो तीनों फ्यूज करते हैं तब बनता है एंडोस्पर्म। तो हमारा पहला स्टेटमेंट ही सही हो जाएगा अपने क्वेश्चन के लिए। बाकी ये तीनों जो हैं गलत होंगे, आप उनको पढ़ के देख सकते हैं इनमें क्या चीजें गलत दी हैं। ओके, चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मैचिंग टाइप का है, ग्रुप 1 को आपको मैच करना है ग्रुप 2 से। यहाँ दिया है फॉस्फोलिपेज सी क्या होता है, इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, डाइएसाइल ग्लिसरॉल क्या होता है, और फॉस्फेटिडिक एसिड, इनको आपको मैच करना है। तो देखिए पहले मैं आपको यहाँ बता देती हूँ, ये आया हुआ है सिग्नलिंग से, जीपीसीआर से, ये रिसेप्टर होता है। तो यहाँ पर देखिए जीपीसीआर जैसे ये एक्टिव होता है तो फिर ये एक्टिव करता है फॉस्फोलिपेज सी को। ये फॉस्फोलिपेज सी क्या करता है, यहाँ पर PI45P2 जो होता है, फॉस्फो इनोसिटोल 2,4,5 डाइफॉस्फेट जो होता है, उसको ये ब्रेक कर देता है 2 पार्ट्स में। एक होता है IP3 और एक होता है डैग। ये IP3 जाकर के जो यहाँ ER होता है उससे मतलब बाइंड करता है, और यहाँ कैल्शियम का इफ्लक्स करवा देता है इसके अंदर से साइटोप्लाज्म में। और यहाँ पर ये जो डैग होता है ये जाकर के प्रोटीन काइनेज सी जो होता है उसको एक्टिव करता है, और फिर ये सारे मिल करके सेल में चेंज करते हैं। तो ये जीपीसीआर से पाथवे आया हुआ है। तो देखो यहाँ पर
फोस्फोलिपेज सी क्या करता है, हाइड्रोलाइज द फोस्फोटाइडल इनोसिटोल बिसफॉस्फेट PIP2 को हाइड्रोलिसिस करता है। देखिए यहाँ ये क्या है, PIP2 है, जिसको आकर के ब्रेक कर देता है दो पार्ट में, डैग में और IP3 में, यानी इसका हो जाएगा थर्ड। इसके बाद देखिए इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट IP3, ये क्या करता है, स्टिमुलेट रिलीज ऑफ कैल्शियम फ्रॉम द इंट्रासेलुलर स्टोर, यानी ER में जो कैल्शियम स्टोर है उसको स्टिमुलेट करवाता है ताकि वो रिलीज हो जाए, तो Q का हो जाएगा 1। डैग क्या करता है, डैग जाकर के जो फोस्फेटिडिक एसिड होता है उसको फोस्फोराइलेट करता है, तो यहाँ R का हो जाएगा 4th। और ये जो एसिड होता है ये क्या करेगा, ये रेगुलेट करता है आयन चैनल्स और एक्टिवेट करता है कुछ एंजाइम्स को, तो S का हो जाएगा 2। चलिए मैच कर लेते हैं, P का 3 है, Q का 1 है, P का 3 Q का 1, P का 3 Q का 1 है, R का 4 है, S का 2 है, यानी कि 4th ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ आपको मैच करना है डिसीज को, जो उनको कोज करता है वहाँ, और कहाँ कोज करता है ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो लेट ब्लाइट है, मुझे सबसे पहले ये ही याद रहता है कि लेट ब्लाइट कौन कोज करता है, फाइटोपोथेरा इन्फेस्टेंस, और कहाँ, पोटैटो के अंदर, ठीक है। तो यहाँ S2 थर्ड देखिए कहाँ पर है, S2 थर्ड 2 में दिया है, यानी ये हमारा आंसर नहीं होगा और ये हमारा आंसर नहीं होगा। इसके बाद जो व्हाइट रस्ट होता है उसको कोज करता है एल्बुगो कैंडिडा, और कहाँ, मस्टर्ड में करता है, ये भी मुझे याद रहता है, Q1 और 4th, Q1 4th हमें दिया है केवल B में। ओके, बाकी देखो हमारा आंसर आ गया है 2 से ही। इसमें दिया है कि जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो एरिस्फी करता है इसको, और कहाँ पर करता है, ये करता है टोमेटो के अंदर। इसके बाद जो डाउनी मिल्ड्यू होता है उसे कोज करता है प्रोनोस्क्लेरोपोरा, और कॉर्न के अंदर करता है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा द सेकंड ऑप्शन। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये जो थोड़े बहुत एग्जाम्पल यहाँ है, कुछ क्वेश्चन मैंने और भी सॉल्व करवाए हैं, वहाँ से भी आप ये डिसीज लिख सकते हैं, याद कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से आते हैं बार बार, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड बिलोंग टू विच क्लास ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। ये क्वेश्चन मैंने आपको करा रखा है, और पूरा इनफैक्ट हमने पूरा टॉपिक भी पढ़ा हुआ है ऑक्सिन के बारे में। तो जो ऑक्सिन होते हैं वो नेचुरल भी होते हैं और आर्टिफिशियल भी होते हैं। नेचुरल वो है जो प्लांट में नेचुरली मिलते हैं, आर्टिफिशियल वो है जिनको बनाया जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2-methoxy-3,6 डाइक्लोरोबेंजोइक एसिड, जिसको डाइकेम्बा भी बोलते हैं, ये एक सिंथेटिक ऑक्सिन है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा द फर्स्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Among the following which best describe an organism that lives at the expense of other organism, harmful but usually not clean। मतलब आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि अपने होस्ट या फिर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहते हैं, अपने सारे खर्चे वहीं से निकालते हैं और उसको किल भी नहीं करते हैं लेकिन हार्म करते हैं, उनको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है। जो प्रे और प्रीडेटर होता है जिसको हम प्रीडेशन बोलते हैं, उसमें तो जो प्रीडेटर होता है वो अपने प्रे को बिल्कुल खत्म ही कर देता है, खा ही जाता है उसको, तो वहां हम नहीं करेंगे। लेकिन जो पैरासाइट होता है, उस पैरासाइट में जो पैरासाइट होता है वो अपने होस्ट के ऊपर रहता है, सारे खर्चे अपने वहीं से निकालता है, जैसे कि ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, सब कुछ, साथ में उसको हार्म भी करता है और उसको किल नहीं करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो हमारे बालों में जो जुएं हो जाती हैं वो भी पैरासाइट ही हैं। वो जुएं क्या करती हैं, रहती हैं हमारे सिर में, रहती हैं, खाती हैं, पीती हैं, सब कुछ, और हमें दिक्कत भी करती हैं, जो डेंड्रफ वगैरह कर देती हैं, और भी चीजें जो बाल होते हैं उनको वीक कर देती है, लेकिन हम उसकी वजह से मरते नहीं हैं, ठीक है। तो वो होता है पैरासाइट। प्रीडेटर क्या करता है, अपने प्रे को खत्म ही कर देता है। सिम्बायोटिक में दूसरे का फायदा होता है, प्रे क्या होता है, दूसरे के लिए फूड होता है, लेकिन पैरासाइट ये सेम मैच करता है। तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बेकेने डिसीज और फुलिश सीडलिंग डिजीज इज कॉज्ड बाय द फंगस। ये पूरा टॉपिक हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है। जिब्रेलिन जो हार्मोन होता है वो उसकी जो डिस्कवरी है वो इसी डिसीज से हुई थी, और ये डिसीज कौन करता है, फंगस करता है। इस फंगस का नाम क्या है आपको पता है,
फिजेरियम फ्यूजिकुराई, ये फंगस का नाम है जो ये डिसीज करती है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ओलियोगम रेजिन एसाफोटिडा, जो हींग होता है, इज ऑब्टेन फ्रॉम द कट सरफेस ऑफ, जो हींग हम सब्जियों में डालते हैं, स्पाइस मतलब यूज करते हैं, वो कहाँ से मिलती है? तो प्लांट का जो रूट होता है, जो हींग हम यूज करते हैं वो बेसिकली प्लांट की रूट होती है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसको भी आप रीड कर सकते हैं, वो ही लिखा है इसमें। आगे देखिए, इसमें आपको मैच करना है ग्रुप 1 को ग्रुप 2 से और ग्रुप 3 से। सबसे पहले हेक्सोकाइनेज, अगर आपने रेस्पिरेशन पढ़ा है, मैंने डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ सकते हैं, लेकिन आपने पढ़ा है तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही आसान है। हेक्सोकाइनेज क्या होता है? ग्लूकोज को कन्वर्ट करता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और ये पाथवे कहाँ चलता है? ग्लाइकोलिसिस में, यानी P, सेकेंड और 1। देखिए चेक कर लेते हैं। ये है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज कन्वर्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज। ठीक है, तो ये हमारा P थर्ड 1 हो जाएगा। फ्यूमरेज क्या करता है? फ्यूमरेज फ्यूमरेट को कन्वर्ट करता है मैलेट में, और ये कहाँ चलता है? TCA साइकिल में चलता है। तो Q1 और 3 जैसे देख सकते हैं हम, कहाँ है TCA साइकिल? ये है TCA साइकिल। इस TCA साइकिल में देखिए यहाँ पर जो फ्यूमरेज है क्या कर रहा है? फ्यूमरेट को कन्वर्ट कर रहा है मैलेट में। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। पेप कार्बोक्सिलेज क्या करता है? पेप कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन से बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। कहाँ पर? फोटो रेस्पिरेशन में, यानी वेट पेप नहीं ठीक है, पेप कार्बोक्सिलेज तो हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में, जो C4 साइकिल चलती है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। तो जो पेप कार्बोक्सिलेज होता है ये ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बनाता है OAA, और कहाँ पर? फोटोसिंथेसिस में। जैसे कि हम यहाँ चेक करते हैं, देखिए ये एटमॉस्फेयर से CO2 आती है मेसोफिल सेल के अंदर, फिर यहाँ पर फॉस्फोइनोल पायरुवेट से कंबाइन करती है। कंबाइन करने के बाद यहाँ आता है पेप कार्बोक्सिलेज जो उनको मिक्स कराता है, और फिर वहां से बनता है C4 एसिड जिसको OAA बोलते हैं। ठीक है, बाहर से CO2 आती है, वो CO2 को मिक्स करते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। कौन? पेप कार्बोक्सिलेज, और उससे बनता है फिर C4 एसिड, यानी कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, जिसमें 4 कार्बन होते हैं, तो उसको हम C4 एसिड भी बोल देते हैं, और ये फोटोसिंथेसिस का ही पार्ट है। ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, ये ऑक्सीजन को कन्वर्ट करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड में, यानी H2O2 में, और कहाँ पर? फोटो रेस्पिरेशन में, जिसको हम C2 साइकिल भी बोलते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये देखिएगा ये C2 साइकिल है जिसको फोटो रेस्पिरेशन भी बोलते हैं। इसमें 3 ऑर्गेनेलीज इन्वॉल्व होती हैं। पेरोक्सिसोम के अंदर आप देखेंगे कि जो ग्लाइकोलेट होता है उसको ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज कन्वर्ट कर देता है ग्लाइऑक्सिलेट में, और यहाँ से O2 से बनता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। ठीक है, चलिए एक बार मैच कर लेते हैं इसको। P सेकेंड 1 दिया है हमें 2 में। इसके बाद Q1 3, ठीक है, हमारा जो B ऑप्शन है विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी आया हुआ है मैचिंग टाइप से, और ये क्वेश्चन है एग्रोबैक्टीरियम, जो ट्यूमेफेशंस का जो अपना वो ट्रांसपोर्ट करता है अपना tDNA होस्ट के अंदर। वहां पर कुछ जीन होते हैं, विर A, विर B, विर D1, विर G, उनका क्या फंक्शन होता है? तो देखिए यहाँ पर जो एग्रोबैक्टीरियम है उसके पास एक प्लाज्मिड होता है जिसको बोलते हैं TI प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के अंदर tDNA होता है। ये tDNA को ट्रांसपोर्ट किया जाता है होस्ट के अंदर, जो कि फिर कैंसर करता है। इसी के पास एक विर रीजन भी होता है जिसमें कई सारे जीन होते हैं, जैसे विर A, B, C, D, E, F, G, H। इनके क्या फंक्शन है, इसके बिहाफ पर ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए विर A क्या करता है, B क्या करता है, D1 क्या करता है, देखते हैं। विर A क्या करता है? रिसेप्टर्स बनाता है एसिटोसिरिनजोन्स के। B क्या करता है? B एक्ट करता है एज ये बनाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन, ताकि जो tDNA है, इसका जो tDNA है वो ट्रांसपोर्ट किया जा सके प्लांट के अंदर, यानी कि ये एक ट्यूब की फॉर्मेशन करता है। चलिए इतना मैच कर लेते हैं। विर A क्या करता है? एसिटोसिरिनजोन रिसेप्टर बनाता है। विर B क्या करता है? ये ट्यूब की फॉर्मेशन करता है, यानी कि ये तो फिलहाल मैच्ड है। D1 और G का देखते हैं। D के पास एक्टिविटी होती है टोपोआइसोमेरेज की,
और क्या दिया है, डी एंड जी दिया हुआ है। तो जी क्या करता है, डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन जो इंड्यूस एक्सप्रेशन ऑफ ऑल अदर ओपेरोन, जो बाकी ओपेरोन में बाकी जो पार्ट है उनके ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करता है। तो विर D1 किसकी तरह एक्ट कर रहा है, टोपोआइसोमेरेज की तरह, और विर जी क्या करता है, बाकी जो ओपेरोन्स हैं उनको इंड्यूस करता है। यानी ये सारे मैच हैं, P का 1 Q का 2, P का 1 है, Q का 2 है, R का 3 है और S का 4 है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी मैचिंग टाइप में आया हुआ है। यहाँ एल्किलॉइड्स दिए हैं, इनका इस्तेमाल बताया है और कहाँ से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है ये बताया है। तो देखिए मॉर्फिन जो होता है ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार आता है मॉर्फिन क्या है, कहाँ से लेते हैं, क्या करता है। तो मॉर्फिन जो होता है ये एनाल्जेसिक होता है। एनाल्जेसिक का मतलब है पेन रिलीविंग, ठीक है। जहां पर भी पेन होता है तो मॉर्फिन को अगर इस्तेमाल किया जाए तो वो पेन जो है खत्म हो जाता है और उसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है पेपेवर सोमनिफेरम से, जिसको हम ओपियम पॉपी या फिर पॉपी प्लांट भी बोलते हैं। तो हमारा P सेकंड और थर्ड। इसके बाद जो विनब्लास्टिन है, विनब्लास्टिन क्या करता है, सेल डिवीजन में जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे होते हैं तो उसको रोक देता है, यानी कि सेल को डिवाइड नहीं करने देता। और हमें पता है कि सेल लगातार कहाँ डिवाइड करते हैं, जब कैंसर हो जाता है। तो अगर हमें कैंसर को ट्रीट करना है तो हम विनब्लास्टिन दे देते हैं ताकि वो सेल डिवाइड ना कर पाए, तो कैंसर जो है रुक जाता है। तो विनब्लास्टिन क्या है, एंटी कैंसर है। इसको कहाँ से लिया जाता है, इसको लिया जाता है कैथेरेंथस रोजिस से, ठीक है। तो P सेकंड थर्ड, P सेकंड थर्ड एक में दिया है हमें, P सेकंड है और थर्ड है, एक में दिया है, ठीक है। इसके बाद S का क्या है, 1 है और 2 है, बिल्कुल सही है। जो क्विनिन है वो यूज किया जाता है एज आ एंटी मलेरियल और इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है सिनकोना से, यानी कि Q फोर्थ 1, ठीक है। एट्रोपाइन जो होता है ये क्या है, ये एंटी क्लोरेंजिक है और उसको हम लेते हैं हिसोसाइमस से, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही जो है सही हो जाएगा। अगर आपको केवल मॉर्फिन भी पता था तो भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन है। यहाँ आपको दी है टर्म्स और यहाँ बताया है उनका डेफिनेशन। तो देखिए नीश क्या होता है, मानो ये कोई बड़ा सा एरिया है और यहाँ जैसे मान लेते हैं ये मेरा घर है बड़ा सा और इस घर में हर जगह चीज़ें हैं, वॉशरूम है, किचन है, मेरा स्टडी रूम है, सब कुछ है यहाँ। लेकिन मैं रहती कहाँ हूँ, केवल स्टडी रूम में रहती हूँ। मतलब मिलूंगी तो मैं हर जगह, लेकिन जहाँ मेरा काम मैं करती हूँ वो क्या है, मेरा स्टडी रूम होता है। तो यहाँ पर ये पूरा एरिया जो है इसको बोलते हैं हैबिटेट, और ये जो एरिया होता है जहां हम काम करते हैं उसको बोलते हैं नीश, ठीक है। तो नीश क्या होता है, नीश वो प्लेस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जहां पर उसका रिलेशन होता है फूड के साथ में, एनिमीज के साथ में। तो नीश वो एरिया है। और हैबिटेट क्या होता है, पूरा जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ऑर्गेनिज्म का उसको बोलते हैं हैबिटेट। तो यहाँ S का हो जाएगा थर्ड और P का हो जाएगा सेकंड। S का थर्ड है, P का सेकंड है, केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज द B। हम A को कट कर सकते हैं, C को कट कर सकते हैं और D को कट कर सकते हैं। इसी से हमारा जो आंसर है वो आ गया है। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं, पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन। फूड चेन के अंदर कौन सा स्पीसीज कहाँ बिलोंग करता है उसे हम ट्रॉफिक लेवल से बताते हैं। और बायोटस क्या होता है, पूरे इकोसिस्टम में जो ऑर्गेनिज्म है वो कितने हैं टोटल, वो हमें बताता है बायोटस। तो इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी कि यहाँ हमारा B ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, अ डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप द ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड। देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है ये। यहाँ हमें बताया है कि डबल होमोजाइगस है और म्यूटेंट है जो डेवलप करता है ग्रीन एंड रिंकल्ड सीड, और when it was crossed with a true breeding plant having the yellow and round seeds, all the F1 plant developed the yellow and round seeds. After self-fertilization of F1, the calculated percentage probability of plants with green and wrinkled seed. तो देखिए यहाँ पर ये जो होमोजाइगस है उसको हम कैसे लिखेंगे, ग्रीन है और रिंकल्ड है, और जो डोमिनेंट है वो क्या है, येलो है एंड राउंड सीड है। जो ट्रू ब्रीडिंग का मतलब ही क्या है कि वो डोमिनेंट करेगा, तो उसको ऐसे लिखेंगे, येलो है और
राउंड के लिए हम RR लिख सकते हैं। ट्रू ब्रीड है मतलब इसमें कोई भी हेट्रोजाइगस कंडीशन नहीं मिलेगी। होमोजाइगस क्या हो जाएगी फिर, स्मॉल y स्मॉल r एंड स्मॉल r। ठीक है, तो देखिए यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R कैपिटल R, स्मॉल y स्मॉल r, तो ये कैसा होगा, ये ग्रीन एंड रिंकल्ड होगा, और ये कैसा होगा, ये येलो एंड राउंड होगा। फिर जैसे ही इनमें हम कराते हैं क्रॉस तो हमें मिलता है इस तरीके से मिलेगा, कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r। ये क्या है, ये है येलो एंड राउंड, ये येलो एंड राउंड है। फिर जब यहाँ हम कराते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन मतलब इसी को क्रॉस कराते हैं तो हमसे पूछा है कि रिंकल्ड और ग्रीन कैसे मिलेगा। तो देखिए यहाँ कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल r, इसी को हमने सेल्फ करवाया है तो ये कंडीशन हो जाएगी। और हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, ग्रीन एंड रिंकल्ड पूछे हैं, ग्रीन एंड रिंकल्ड। तो देखिए इसको करने का आसान तरीका ये है कि आप इन दोनों की अलग से कर लीजिए और इन दोनों की अलग से करेंगे। जैसे देखो यहाँ अगर मैं इसकी और इसकी करती हूँ तो कैपिटल Y आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y आएगा, कैपिटल Y स्मॉल y, और अगर मैं R के लिए करती हूँ राउंड या रिंकल्ड के लिए तो कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल R स्मॉल r। तो यहाँ पर ये क्या होगा, येलो होगा, ये भी येलो होगा, ये भी येलो होगा, लेकिन ये कैसा होगा, स्मॉल y है तो ये ग्रीन होगा। ये राउंड होगा, ये भी राउंड रहेगा, ये भी राउंड होगा, लेकिन ये कैसा रहेगा, रिंकल्ड। हमसे पूछा क्या है, ग्रीन और रिंकल्ड पूछा है। तो देखो यहाँ ग्रीन कितने हैं, टोटल कितने हैं, 4 हैं। 4 में से 3 क्या है, येलो है और 1 ग्रीन है, तो 1/4 ग्रीन है। यहाँ भी करें तो 3/4 राउंड है और 1/4 क्या है, रिंकल्ड है। हमसे पूछा है ग्रीन एंड रिंकल्ड, तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 1/4 मल्टीप्लाई 1/4 यानी कि 1/16। जो 16 प्रोजेनी हमें मिलेंगी F2 में, उनमें से केवल एक ही ऐसा होगा जो ग्रीन रिंकल्ड होगा। ठीक है, अब आप यहाँ 16 से डिवाइड करेंगे 1 को तो ये आ जाएगा 0.6, ये आएगा 0.0625। हमसे पूछा है आंसर परसेंटेज की फॉर्म में, तो जब हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे सो दैट विल बी 6, ये पॉइंट जो है यहाँ शिफ्ट हो जाएगा 6.25। ठीक है, तो यहाँ हमारा आंसर होगा 6.25। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ हमसे पूछा है जो टेक्सोनोमिकल हायरार्की है उसका सही पैटर्न क्या है। तो देखिए पहले स्पीसीज होती है, फिर जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर, फिर क्लास, फिर फाइलम, फिर डोमेन। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। सबसे लार्जेस्ट होता है किंगडम जिसको डोमेन भी बोलते हैं, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस, देन स्पीसीज। तो हमारा यहाँ फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ आपको मैचिंग में पूछा है, ग्रुप 1 को मैच करना है ग्रुप 2 से। जो गोल्गी अपरेटस होता है वो सेल के अंदर प्रोटीन सॉर्टिंग में हेल्प करता है, यानी जो भी नई प्रोटीन बनी है उनको सॉर्ट करता है, जहां भी उनको जाना है वहां पहुंचाता है। तो P का हो जाएगा 3rd। जो न्यूक्लियोलस है वो बनाता है राइबोसोम, जो प्रोटियोसोम्स है वो प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, और जो पेरोक्सिसोम होता है वहां पर लिपिड्स जो है डिग्रेड होते हैं। तो P का 3rd, Q का 4, P का 3rd है और Q का 4 है, R का 1 है और S का 2 है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें बताना है यहाँ एग्जाम्पल कि कौन इस प्रोसेस को करता है। तो देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन बाय अ सिम्बायोटिक माइक्रोब, ऐसे माइक्रोब्स जो प्लांट के अंदर ही रहते हैं और वहीं पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, उसे हम राइजोबियम बोलते हैं, यानी इसका 4th हो जाएगा। डीनाइट्रिफिकेशन करनी है, ये तो क्या करते हैं, फिक्स करते हैं, लेकिन ये अनफिक्स कर देते हैं। इसमें एग्जाम्पल आ जाएगा सूडोमोनास, यानी P का हो जाएगा 3rd। ऐसे बैक्टीरिया जो फ्री लिविंग होते हैं, यानी प्लांट के साथ नहीं होते लेकिन नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे होते हैं, वो होते हैं एजोटोबैक्टर। Q का हो जाएगा 1। जो H2S को सल्फर में ऑक्सीडेशन करते हैं
उस बैक्टीरिया या माइक्रोब का नाम है बिगेटोआ। ठीक है, तो P का हो जाएगा 3rd और Q का है 1, P का 3rd, Q का 1, R का 2 और S का 4, यानी कि D ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हमें प्रैक्टिस करने थे हमने कर लिए हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।